कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब विधवा बहू। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक गौरी नाम की एक विधवा अपने सास ससुर के साथ रहती थी। बहुत ही कम उम्र में पति के गुजर जाने के कारण गौरी हमेशा दुखी रहती थी और उसे उसकी सास चंदा हमेशा कुछ न कुछ बुरा भला कह के परेशान करती थी। कभी कभी तो चंदा गौरी को झाड़ू से भी मारपीट करती थी। बेचारी गौरी यह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। कल मुही कही कि सब्जी में नमक कम डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा जहर डाल के हमें भी खत्म कर दे। तेरी वजह से हमारे भाग फूटे हैं। हमारा जवान बेटा तेरे कारण ही मरा है। माँ जी, अब हमेशा उनके दुख का कारण मुझे क्यों मानती हो? क्या वो मेरे कुछ नहीं थे? चुड़ैल कही कि ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो जलते हुए लकड़े से तेरा मुंह जला दूंगी। अरे बस भी करो मंगल की माँ, क्यों उस बेचारी को सता रही हो? हमारे बेटे के गुजर जाने के बाद भी वह 2 साल से हमारा ख्याल रख रही है, बिल्कुल हमारे मंगल बेटे की तरह। आप चुप बैठो जी, आपको क्या पता है, इसी ने नागिन का रूप लेके मेरे बेटे को डसा है। बस बस मंगल की माँ, भगवान के लिए चुप भी करो। अब कोई दूसरी लड़की इसकी जगह होती तो कब की निकल चुकी होती। कैसे निकलेगी ये चुड़ैल यहाँ से? इसने निकलने का नाम भी लिया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। तो इस तरह से गौरी के पति के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी अपने सास ससुर के साथ बीत रही थी। वैसे गांव वाले और आस पड़ोस के लोग भी कुछ कम नहीं थे। गौरी जब भी घर से बाहर निकलती थी तो रास्ते में उसे कुछ लोग उसकी ओर देखकर कुछ न कुछ भला बुरा कह देते। अरे वो देखो मंगल की विधवा अमंगल कही की, मनहूस कही की, शर्म नहीं आती घर से बाहर निकलने में। इस तरह से कुछ लोग उस बेचारे का अपमान कर देते थे, तो कुछ लोगों को उसके प्रति सहानुभूति भी थी। अरे बड़ी ही कम उम्र में इसका मर्द सांप डसने के कारण मर गया। भगवान करे जल्द ही भला हो बेचारी का। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गौरी को बुरी नज़र से देखते थे। गौरी जहाँ जाती वहाँ उसका पीछा करते थे और उसे आवाज़ें देकर परेशान करते थे। एक दिन ऐसे ही गौरी सुदामा दुकानदार के यहाँ कुछ सामान खरीदने चली जाती है और गौरी दुकान से सामान खरीदकर वापस आती है तो रास्ते में उसे मौसम नाम का आदमी सीटी बजा के छेड़ने लगता है। गौरी उसके ओर जरा भी ध्यान न देते हुए घर की ओर अपने कदम बढ़ाते चली जाती है। मौसम उसका घर तक पीछा करता है और आंगन में गौरी की सास को खड़ा देखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास की नज़र उस आदमी पर पड़ ही जाती है और वह समझने लगती है कि गौरी का इसके साथ कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। आ गई कल मुही पूरे गांव के चक्कर लगा के। अब मेरा बेटा नहीं रहा तो गांव के लोगों को बहलाने लगी हो। नालायक, तुझे लज्जा नहीं आती? नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। चंदा गौरी को डांट रही है। यह देखकर वहाँ पड़ोसन वेणु भी आ जाती है और गौरी के खिलाफ चंदा को और भड़का देती है। मौसी जी, मुझे इसके चाल चलन तो कुछ ठीक नहीं लगते। यह तो अब लोगों के साथ हमें भी मूर्ख बनाने लगी है। क्यों रे कल मुही, अब तू हमें ही मूर्ख बनाएगी? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर बेचारी गौरी को पीटने लगती है। बेचारी गौरी माफी मांगने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन गौरी खेत में बाबूजी के लिए खाना ले जा रही थी। मौसम उस पर नजर रखे हुए है और सुनसान जगह को देखकर रास्ते में ही गौरी का हाथ पकड़ लेता है। अरे नालायक, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या, जो इस तरह रास्ते में महिला को छेड़ रहा है? अरे गौरी, कितने दिन यूं ही जवानी खर्च कर दोगी? अब मंगल तो नहीं रहा तो थोड़ा हमारे साथ भी मजा कर लो। और वह उसे थप्पड़ मार देती है। उतने में ही गौरी के पड़ोसी मीना और लीला वहाँ आ जाते हैं। मौसम को गौरी का हाथ पकड़े देख उस पे गुस्से से चिल्लाते हैं। अरे नालायक, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या, जो इस तरह रास्ते में महिला को छेड़ रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। मौसम मीना और लीला को अपनी ओर आते देख वहाँ से डर के भाग जाता है और गौरी रोने लगती है। डरो मत गौरी, हम हैं ना अब तुम्हारे साथ। दीदी, यदि आज आप दोनों नहीं होते तो? कुछ नहीं होता, अब हम हैं ना, तुम फिक्र मत करो, पहले चुप हो जाओ। मीना और लीला गौरी के आंसू पोंछते हैं, उसे चुप करके नई जिंदगी के बारे में सलाह देते हैं। हमारी सलाह तुम मानो, तुम अपने भाई के पास चली जाओ। माँ बाप के गुजरने के बाद तो बड़े भैया शहर में रहते हैं। मैं शहर में उनके पास जाके क्या करूं? और फिर मैं वहाँ चली गई तो यहाँ इनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? इनके बाद यहाँ उनका कोई नहीं है।
तो क्या तुम पूरी जिंदगी यूं ही बिता दोगी? अब तो तुम्हारी कुछ उम्र भी नहीं है। गौरी देखो, यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, ठीक से सोच लो। चाहे तो हम तुम्हारी सास से बात करके तुम्हारी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, अब उन्हें कुछ ना कहे, नहीं तो वो फिर भला बुरा कहने लगेगी। फिर दूसरे दिन शहर से दीनू अपनी छोटी बहन गौरी से मिलने चला आता है। इतनी कम उम्र में मेरी बहन विधवा हो गई है, बहुत ही दुख झेल रही है बेचारी। उसकी सास उस पर इतना जुल्म करती है, फिर भी चुपचाप सह लेती है। आंगन में झाड़ू लगाती हुई गौरी की नजर अपने भाई की ओर चली जाती है। उसे देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है। भैया, दूर क्यों खड़े हो, आइए ना। हाँ हाँ, आता हूँ। बहुत दिनों के बाद भैया आप, क्या आप मुझसे मिलने आए हो? हाँ बहना, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। और उतने में ही चंदा घर के अंदर से बाहर निकल आती है और जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। अरे आओ आओ दीनू, बड़े जल्दी ही अपने बहन से मिलने आ जाते हो भाई तुम तो। अभी पिछले साल ही तो आए थे ना? जी बुआ जी, आपकी तबीयत कैसी है? अब तक तो जिंदा ही हूँ, और तुम्हारे बहन के कारण तो सभी बढ़िया ही हो रहा है हमारी जिंदगी में। बाहर की आवाजें सुनकर अंदर से बाबूजी बाहर आ जाते हैं। नमस्ते बाबूजी। अरे आओ दिनू बेटे, पहले अंदर तो आओ। सब घर के अंदर चले जाते हैं। बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ बाबूजी, एक नया प्रस्ताव था गौरी के बारे में, जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी। और वो क्या प्रस्ताव है बेटा? मैं चाहता हूँ कि अब गौरी की दूसरी शादी हो जाए और वो अपनी बची हुई जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे बड़ा ही आनंद होगा बेटा अगर ऐसा हुआ तो। यह बात सुनकर चंदा गुस्सा हो जाती है और दीनों की बात का वह कड़ा विरोध करती है। फिर पास में ही रहने वाली मीना और लीला को इस बात का पता चलता है। वह दोनों तुरंत दुकानदार सुदामा के पास चली जाती है और सब हकीकत बता देती है। दुकानदार सुदामा भला इंसान होता है और वह फिर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं। सरपंच उनकी बातें सुनकर तुरंत गौरी के घर निकल पड़ते हैं। मैं तुम्हारे बहन की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। उसके चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं है, और समाज क्या कहेगा कि एक विधवा औरत की दूसरी शादी, और कौन करेगा इसके साथ शादी? उतने में ही गांव के सरपंच, दुकानदार सुदामा, मीना, लीला और गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। बेचारी विधवा गौरी पर हो रहे अत्याचार की खबर पूरे गांव को पता होती है। चंदा मौसी, आप क्यों विरोध कर रही हो? अपनी गलत फहमी के कारण बेचारी गौरी का पूरा जीवन बर्बाद मत करो आप। और फिर सरपंच मीना और लीला को सब हकीकत बताने के लिए कहते हैं। मीना और लीला सब हकीकत चंदा मौसी से कहते हैं कि चंदा मौसी के बर्ताव के कारण गांव के कुछ लोग भी बेचारी गौरी से कैसा बर्ताव करते हैं और मौसम नाम का बदमाश किस तरह से गौरी को परेशान कर रहा था। यह सब बातें सुनकर चंदा अपने आप से शर्मिंदगी महसूस करती है। आप भी तो एक औरत हो और गौरी आपकी घर की बहू है। जो दुखद बात आपके बेटे के साथ हुई, उसमें बेचारे गौरी का क्या दोष? और उसे भी तो एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। आप उसे उसकी जिंदगी जीने दो, उसे अपने भाई के साथ जाने दो। सब लोग जब बोलने लगते हैं तो चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सबसे माफी मांगती है और दीनू के साथ गौरी को जाने की और दूसरी शादी करने की अनुमति दे देती है। दीनू सरपंच और गांव वालों का एहसान मानकर अपनी बहन को लेकर शहर निकल जाता है और शहर जाके कुछ दिनों में गौरी की शादी सूरज नाम के अच्छे लड़के से करवा देता है। फिर दोनों का नया जीवन अच्छे से चलने लगता है। गौरी अब सूरज के साथ खुश है। सौतेली बेटिया। बहुत समय पहले की बात है। मलकापुर नाम के गांव में अशोक और शालिनी नाम का एक नौजवान जोड़ा रहता था। दोनों ही बड़े मेहनती थे। हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किया करते थे और अपने खेत में जाकर मेहनत करते थे। अशोक और शालिनी को 2 बेटियां थी, जिनका नाम था ज्योति और संध्या। ज्योति और संध्या भी बहुत समझदार और नेकदिल थी। दोनों अपने माँ पिताजी की जो हो सके वो मदद कर दिया करती थी। उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन उनके सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई। जब एक दिन शालिनी अपने खेत में काम कर रही थी, उसे सांप ने काट लिया और अस्पताल खेत से बहुत दूर होने के कारण दुर्भाग्यवश अशोक शालिनी को नहीं बचा पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। अब अकेले अशोक के ऊपर ज्योति और संध्या की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों लड़कियों को संभालकर उसे खेत में भी जाना पड़ता था। तभी अशोक के मामा विजय और पत्नी कमला अशोक के घर आते हैं और अशोक से कहते हैं, देखो अशोक,
तुम ज्योति और संध्या का तो ख्याल रख लोगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता उन बच्चियों को माँ की जरूरत है? और जब दोनों बेटियां बड़ी होकर ससुराल जाएगी तब तुम भी तो अकेले पड़ जाओगे। अशोक, जितनी जरूरत ज्योति और संध्या को माँ की है उतनी ही तुम्हें जीवन साथी की। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अशोक सोच में पड़ जाता है और एक बार अपनी बाजू में चुपचाप सहमी बैठी दोनों मासूम बेटियों की ओर देखता है। उसके आंखों में आंसू आते हैं। उसे शालिनी की बहुत याद आ रही थी। ये बात विजय समझ जाता है कि अशोक क्या सोच रहा है। अशोक, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो हुआ है उसे तुम और हम चाहकर भी तो नहीं बदल सकते। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, दोनों बच्चों के खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अशोक बहुत सोचने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाता है और पड़ोसी गांव की लड़की शीला से शादी कर लेता है। शादी के बाद शीला ज्योति और संध्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। ये देखकर अशोक को भी अच्छा लगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं शीला उसकी बेटियों से सौतेला व्यवहार ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज्योति और संध्या भी अब शीला के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अशोक भी ये सब देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं और शीला को एक लड़का होता है। अशोक बहुत खुश होता है। अशोक उसका नाम वैभव रखता है। ज्योति और संध्या भी अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अब धीरे धीरे शीला का व्यवहार ज्योति और संध्या के लिए बदल जाता है। शीला अब अशोक के सामने ज्योति और संध्या से अच्छे से पेश आती थी और जैसे ही अशोक खेत में जाता था उनसे घर के सारे काम करवाती थी और अच्छे से कुछ खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन दोनों बहनें घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। संध्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ अब हम दोनों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देती और पेट भर के खाना भी नहीं देती? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ काम ही बताती रहती है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत काम करने लगाती है और खाना मांगो तो अनसुना कर देती है। मैंने तो 3-4 दिन से अच्छे से पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें उनकी पड़ोसन नीलिमा सुन लेती है और थोड़ी देर बाद ज्योति और संध्या को आवाज देती है। ज्योति, संध्या, कहाँ हो बेटा? जरा यहाँ आओ, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से। ज्योति और संध्या नीलिमा चाची की आवाज सुनकर उनके यहाँ जाती है। अरे बेटा, आज तुम दोनों को छुट्टी है ना, तो तुम दोनों मुझे बस ये पापड़ धूप में डालने की मदद कर दो। हाँ चाची, क्यों नहीं, ये तो बस 10 मिनट का काम है। आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए, हम दोनों बहनें अभी आपका ये काम कर देते हैं। नीलिमा जानबूझकर उन्हें वो काम बताकर घर के अंदर चली जाती है और गर्मा गर्म खाना बनाती है। तभी थोड़ी देर में संध्या नीलिमा चाची को आवाज लगाती है। अरे चाची, कहाँ हो आप? सारे पापड़ हमने धूप में डाल दिए हैं, आकर देख लो। अरे बेटा, आप दोनों अंदर आ जाओ, और एक काम है। संध्या और ज्योति नीलिमा चाची के घर के अंदर जाती है और देखती है चाची ने दोनों के लिए थालियां परोस के रखी है। दोनों नीलिमा चाची की ओर देखती है। तभी चाची, अरे बेटा, आज अकेले खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो सोचा हम तीनों मिलकर ही खाते हैं। चलो जल्दी बैठो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं। संध्या और ज्योति ने आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। अब ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बना के नीलिमा चाची उनको हर रोज खाना खिलाती थी। इधर शीला दिन ब दिन अपने दोनों लड़कियों को तकलीफ देती थी। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। अगर कभी उन्होंने शीला को उल्टा जवाब दिया तो उनके गाल पकड़ से पकड़कर नोचती थी। उनकी पढ़ाई भी शीला ने अब बंद कर दी थी। वो उन्हें दूसरों के खेतों में काम के लिए भेजती और खुद घर पर बैठकर आराम किया करती थी। दोनों बहनें अपनी सौतीली माँ का ये अत्याचार बिना कुछ बोले सह रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता अशोक से शीला के इस बर्ताव के बारे में नहीं बताया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों ही बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। अब दोनों शादी के लायक बन जाती है। दोनों दिखने में इतनी सुंदर थी कि उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। अब कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की अच्छे घरों में शादी हो जाती है। इधर उनका भाई वैभव भी अब बड़ा हो गया था। वैभव बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़का था। जितना ज्योति और संध्या अपने माँ पिता का सम्मान करते थे, वो उतना ही उनका अपमान किया करता था। एक दिन वैभव अपनी माँ से, माँ, मुझे आज कुछ भी करके 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी है। मुझे ज़रूरत है, अगर नहीं मिले तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। शीला उसे 10,000 रुपये दे देती है। उसका लाडला जो बेटा था, अब धीरे धीरे वैभव ऐसे ही घर से पैसे लिया करता था। वह गलत काम करने लगा था। लोगों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ाना। अगर उसे घर से पैसे नहीं मिलते तो वो अब घर की चीजें भी चुरा कर बेचने लगा था। ये सब अब शीला और अशोक को भी पता चल गया था। एक दिन शीला अशोक से, क्यों ना हम वैभव की शादी कर दे?
मुझे लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसमें सुधार आएगा। हाँ ठीक है, मैं वैभव के लिए लड़की देखता हूँ। अशोक और शीला अब वैभव की शादी कर देते हैं। शादी के बाद तो वैभव और भी अपने माता पिता का अपमान करने लगा, उन्हें बुरा भला कहने लगा, उन्हें खेतों में काम करने भेजता और खुद घर पर रहकर आराम करता था। अगर किसी दिन शीला और अशोक काम पर नहीं गए तो उन्हें खाना भी नहीं देता था, ना ही घर में सोने देता। दोनों घर के बाहर ही नीचे सोते थे। अब शीला को उसने अपने बेटियों के साथ किया व्यवहार याद आता था। एक दिन शीला अशोक से, सुनिए जी, जो वैभव आज हमारे साथ कर रहा है, ये मेरी ही कर्मों की सज़ा मुझे भगवान दे रहा है। मैंने हमारी बेटियों के साथ जो किया वही आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने वैभव के आने के बाद कभी ज्योति और संध्या को भरपेट खाना नहीं खिलाया। मैंने उनकी पढ़ाई बंद कर दी, उनको दूसरों के खेतों में मजदूरी करने भेजा, घर का सारा काम भी उनसे करवाया। जो जो गलत मैंने उनके साथ किया है वो सब मुझे आज सहना पड़ रहा है, और मेरे साथ आपको भी। देखो शीला, कर्मों का फल कभी दूसरे जन्म में नहीं भरना पड़ता। जैसे हमारे कर्म हो गए वैसे ही आगे हमें भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कल मेरी बड़ी बेटी ज्योति आने वाली है, वो मुझे साथ लेकर जाने वाली है। तुम रहो अपने लाडले बेटे के साथ। मेरे लाख मना करने के बाद भी तो तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया था, अब भुगतो। अशोक की ये सारी बातें सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन ज्योति और संध्या अपने पिता के घर आती है। दोनों को देखकर शीला बहुत रोने लगी और शीला संध्या से, बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सोचती थी कि तुम दोनों तो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाओगी, लेकिन वैभव ही है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मैंने हमेशा तुम दोनों पर ध्यान दिया ही नहीं, ना ही तुम्हें कोई सुख दिया। आज वही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों। माँ, आपको आपकी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। और हमने तो आपको हमेशा हमारी माँ समझा है, और अगर हम तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो भगवान हमें भी माफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पिताजी को ही नहीं, आपको भी साथ लेकर जाएंगे, आप चिंता मत करो। ज्योति और संध्या अपने माँ पिता को अपने घर लेकर जाती है। अशोक और शीला कभी कुछ दिन ज्योति के घर पर रहते तो कुछ दिन संध्या के घर पर। दोनों बेटियों ने अपने माँ पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। शीला हमेशा सोचती रहती थी, मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मेरी सगी बेटियां ना होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती है, और जिसे मैंने जन्म दिया, सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया, जिसकी हर जरूरत मैंने उसके इशारे पर पूरी की, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद ये सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही है। देखा दोस्तों, आज हम जो बीज बोते हैं उसका ही फल पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, जितनी हो सके उतनी दूसरों की मदद करो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत करो। आखिर ये बात हमेशा सच होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका ही फल हमें इसी जीवन में मिलता है। गांव की सास और शहरी बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में रजनी नाम की एक औरत अपने बेटे राजेश और मोहन के साथ रहा करती थी। रजनी के दोनों बेटे बहुत होशियार थे। दोनों भी जब छोटे थे तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। इसी वजह से रजनी बहुत काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। राजेश और मोहन दोनों भी मन लगाकर पढ़ाई करते थे। राजेश हमेशा अव्वल गुणों से पास होता था, जिस वजह से उसकी माँ उस पर खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजेश की 12वीं की परीक्षा हो गई और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे गांव से बाहर शहर जाना था। वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके, इसके लिए रजनी ने बहुत मेहनत की और उसे शहर भेजा। हर महीने जैसे तैसे पैसे जमा करके वो अपने बेटे को शहर पैसे भेजा करती थी, और राजेश भी अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता था। ऐसे ही 1-2 साल बीत गए। एक दिन राजेश अचानक अपनी एक दोस्त को लेकर उनके गांव वापस आया। माँ, कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ा काम था इसीलिए बाहर गई थी, मगर तुम ऐसे अचानक कैसे घर वापस आए? माँ, मैं आपसे किसी को मिलाने लाया हूँ, ये देखो। अरे, ये लड़की कौन है? माँ, ये ऋतु है। हम दोनों ने कॉलेज में साथ में पढ़ाई की है। अब ऋतु जॉब करती है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मोहन, जब मुंह मीठा करने के लिए लड्डू लेकर आ। जी माँ। मोहन लड्डू लाने बाहर जाता है और रजनी चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। तभी ऋतु राजेश से बोलती है, राजेश, चलो
मुझे ऐसे घर में रहना या कुछ भी खाना नहीं है। प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। कितने गंवार है ये तुम्हारी माँ और भाई। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। और हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो फिर से गाँव कभी नहीं आना होगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। राजेश उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी रजनी उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अरे राजेश, ये चाय तो पीकर जाओ। अरे माँ, रितु को जरा एक अर्जेंट काम आया है, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। राजेश और रितु की ये सारी बातें रजनी ने सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपना हमेशा ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजेश और रितु वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद राजेश और रितु शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी में राजेश अपनी माँ और भाई को नहीं बुलाता क्योंकि रितु को उन दोनों की बहुत शर्म आती थी। राजेश अपने भाई और माँ के लिए एक खत लिखता है। खत में लिखा होता है, प्रिय माँ, समय ना होने के कारण मैंने और रितु ने शादी कर ली है और आपको बुला नहीं पाए। आपका आशीर्वाद चाहिए। वो खत पढ़कर माँ और मोहन को बहुत बुरा लगता है। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा माँ, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अरे मेरे लाल, मेरे सहारे कब तक जिएगा? मैं तो अब कुछ ही साल के मेहमान हूँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। बेटा, अकेले जीवन बिताना कितना कष्टदायक होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हर वो जिम्मेदारी अकेले संभालते संभालते थक गई हूँ। बस अब तुम दोनों भाइयों का एक बार घर बसा देखना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मोहन कुछ ना कुछ काम करके अपनी माँ का हाथ बटा दिया करता था और उसी के साथ साथ बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। अपनी मेहनत के जोर पर मोहन अब कलेक्टर बन जाता है और उसके आगे पीछे अब बहुत नौकर चाकर रहने लगते हैं। यही नहीं, वो अपनी माँ के साथ एक बंगले में रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, बेटा, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। माँ, लड़कियाँ कैसी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। उस रितु का बर्ताव आपने देखा ही था। अरे बेटा, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम एक बार किसी से मिलकर तो देखो। ऐसे ही एक दिन रजनी मंदिर जाने के लिए बाहर निकली थी। आज बाकी दिनों के मुकाबले बहुत तेज धूप थी और इसी वजह से रजनी को चक्कर आकर वो रास्ते में गिर गई। तभी रास्ते से गुजर रही एक खूबसूरत लड़की वहां दौड़ते हुए आई। उसने रजनी को पानी पिलाया और उसे एक पेड़ के नीचे छांव में लेकर गई। थोड़ी देर में रजनी को होश आया। तुम कौन हो बेटी? माँ जी, मेरा नाम सुजाता है। आप रास्ते में चक्कर आकर गिर गई थी। चलो माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। बताइए, कहाँ रहती है आप? रजनी ने उसे अपने घर का पता बताया। सुजाता उसे लेकर उसके घर तक छोड़ आई और इसी प्रकार से सुजाता और रजनी की अच्छे से बनने लगी। अब सुजाता का रजनी के घर आना जाना शुरू हो गया। उसे पता चला था कि वो एक कलेक्टर का घर है। ऐसे ही एक दिन सुजाता रजनी के घर आई थी और उसकी मुलाकात मोहन से हुई। दोनों भी एक दूसरे को बेहद पसंद आए और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुजाता ने मोहन की मदद से एक नया व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उस छोटे व्यापार को एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया। अब मोहन और सुजाता हंसी खुशी रहने लगे। उधर राजेश की पत्नी रितु की कुछ कारणवश नौकरी चली गई। अब राजेश अपने अकेले के कमाई पर घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रितु ने उससे कहा, मैंने आपके छोटे भाई मोहन के बारे में तो बहुत सुना है। वो अब कलेक्टर तो है ही और उसकी पत्नी भी एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। क्यों ना आप मेरे जॉब के लिए मोहन से बात कर ले, शायद मुझे उनके यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मोहन तुम्हारी जॉब के लिए मदद करेगा? हमने उन्हें हमारी शादी में तक नहीं बुलाया, कभी उनका हालचाल तक नहीं पूछा और जब हमारा खराब वक्त आया तो हम उनकी मदद मांगने जा रहे हैं। तुम्हें तो उनके घर में पानी पीना तक पसंद नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारा तो छोड़ दो। पिताजी गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत सारी मेहनत करके मुझे पाला, मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा, पाई पाई जोड़कर मुझे पढ़ाया और जब मेरी माँ और भाई को मेरी जरूरत थी तब मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अपनी माँ और भाई के पास? घर छोड़ने के बाद राजेश ने कभी अपने माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, मगर रजनी हमेशा किसी न किसी तरह से राजेश की खबर रखती थी। ऐसे ही उसे राजेश की खराब हालत के बारे में पता चला था। रजनी ने सुजाता से कहकर रितु को एक अच्छी नौकरी लगा दी और जब ये बात राजेश और रितु को पता चली तो दोनों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों भी रजनी से मिलने मोहन के घर चले गए। माँ जी,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं हमेशा अमीर गरीब में भेदभाव करती रही, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। अब तुम दोनों यहाँ ही रहोगे हमारे साथ, समझे? मोहन ने भी बड़े दिल के साथ दोनों को माफ कर दिया और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।